गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। अन्य जो भी साथीगण चैनल देखते हैं उनको भी मेरी तरफ से राम राम। सब अच्छे होंगे और सकुशल होंगे, घर में भी सब ठीक होंगे, अच्छा ही होना चाहिए। हम कक्षा 12 का जो बायोलॉजी का लेसन पढ़ रहे थे, उस बायोलॉजी के लेसन में हमारा जो पॉइंट चल रहेगा आज का वो है सूक्ष्म संवर्धन। कल तक हमने जो पढ़ा था वो जो असंघजनन था, उस असंघजनन के भाग पढ़े थे हमने। तो उस असंघजनन में अब हमारा जो पॉइंट चलेगा उसमें कल से एक दो बहुभ्रूणता पढ़ ली थी, ठीक है, यानी अपस्थानिक भ्रूणता या द्विभ्रूणता। अब आज हमारा जो यहाँ पर पॉइंट चलेगा मुख्य, वो पॉइंट है सूक्ष्म संवर्धन। देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है सूक्ष्म संवर्धन। आगे हमारे जो 16वां लेसन आएगा उसमें हम इसकी सविस्तार व्याख्या पढ़ेंगे, आगे के लेसनों में आएगा। लेकिन यहाँ पर इसका एक सामान्य पॉइंट है कि सूक्ष्म संवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सूक्ष्म संवर्धन का मतलब हो गया कि पादप का हम कोई छोटा सा भाग लेते हैं। क्या करते हैं? पादप का कोई भी छोटा सा भाग लेते हैं, चाहे जड़ का ले लेना, चाहे कोई तना है, पत्ती है, उसका चाहे कोई जनन द्रव्य ले लेना, चाहे कोशिका द्रव्य ले लेना, कोशिका ले लेना, उत्तक ले लेना, अंग ले लेना या अन्य कोई भी भाग ले लेते हैं। उस भाग को हम क्या करते हैं? किसी माध्यम में क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं, उचित माध्यम में। उस उचित माध्यम में संवर्धित करने के पश्चात उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, विभेदीकरण होता है, परिवर्तन, जिसके कारण उसमें क्या केलस या जड़ समान संरचना उत्पन्न हो जाती है, परोह भाग बन जाता है। और जब जड़ और परोह भाग बन जाता है तो उस भाग को हम क्या करते हैं? किसी अनुसंधान क्षेत्र में सरलता से क्या करते हैं? उसे वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है और वो अंकुरित होकर एक नए पादप का निर्माण करता है। तो ये विधि क्या कहलाती है हमारे पास? सूक्ष्म संवर्धन। क्या कहलाती है? सूक्ष्म संवर्धन। तो अब हम इसमें पादप का भाग कौन कौन से ले सकते हैं? तो इसमें हम एक तो भाग ले सकते हैं पादप का जो है हमारे पास जड़, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य ले सकते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं इसकी कोशिका ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कोशिका। तीसरा हम इसका कोई उत्तक है हमारे पास तो उत्तक की संरचना ले सकते हैं, कोई अंग ले सकते हैं, ठीक है, अंग। ये चारों हैं, इनमें से हम किसी भी भाग को ले सकते हैं। किसी भी भाग को लेकर क्या करते हैं? यहाँ पर मैं डायग्राम बना दूं। ये हमारे पास एक परखनली है, इधर देखना, ये परखनली है, ये परखनली, ये इसका मुंह आ गया इधर। इस भाग में हमारे पास क्या भरा हुआ है? माध्यम है। क्या है? माध्यम या संवर्धित माध्यम। संवर्धित माध्यम भर दिया, ये इतना भर दिया हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं? इस पादप का कोई भी भाग लेते हैं। क्या करते हैं? कोई भी भाग, जीव द्रव्य ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, कोशिका ले लेते हैं, उत्तक ले लेते हैं, अंग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी भाग ले सकते हैं हम, जैसे परोह भाग ले सकते हैं, ठीक है, कोई भाग। उस भाग को क्या करते हैं? इस माध्यम में हम क्या करते हैं? डाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये संरचना ले ली, ये क्या है हमारे पास? उत्तक है। क्या है? उत्तक ले लिया हमने, ठीक है। अब ये उत्तक क्या करेगा? इस उचित रसायन माध्यम में क्या करता है? परिवर्धन करता है। परिवर्धन का मतलब है कि अपनी संख्या को क्या करता है? यहाँ पर बढ़ाता है, ऐसे बढ़ेगा। जैसे जैसे इसकी संख्या में वृद्धि होगी, गुणन वृद्धि करेगा, तो इस भाग को हम क्या कह देंगे? केलस। क्या कह देंगे? केलस, ठीक है। अब ये केलस, इसकी दो विधियां आगे हम, तुम्हारे यहाँ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ।
अब ये कैलस बन गया, यानी हमारे पास ये इतनी बड़ी उत्तक की क्या बन गई, संरचना बन गई, समूह बन गया हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी प्रक्रिया ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, दूसरी प्रक्रिया लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ये माध्यम, ये हमने दूसरी प्रक्रिया ले ली। यहाँ पर इसमें भी हमारे पास क्या है, मीडिया होता है, एमएस मीडिया होता है सबसे अच्छा। इसमें हमने क्या ले लिया कि यहाँ तक संवर्धित माध्यम ले लिया, ठीक है। और अब इसको उत्तक को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर ये यहाँ पर बाहर निकाल लिया इसको। ये कौन सा भाग था हमारे पास, कैलस, ठीक है। इस कैलस के हम क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं दोबारा, और टुकड़े करके प्रत्येक टुकड़े को दोबारा से क्या करते हैं, हम इस परखनली में डाल देते हैं। इसमें क्या होता है, ये वृद्धि करता है, क्या करता है, वृद्धि करता है। और इसमें क्या आ जाती है, जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। क्या निकल जाती है, जड़ें निकल जाती है। इसमें परोह भाग विकसित हो जाता है। फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ से निकाल कर मृदा में क्या करते हैं, यानी एक निश्चित अनुकूल वाले वातावरण में या मृदा में क्या करते हैं, इसको रोपित कर देते हैं। ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रोपित कर दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, एक नया पादप तैयार हो गया। ये विधि है हमारे पास क्या, उत्तक संवर्धन तकनीकी। तो इस तकनीकी में हम मुख्य भाग लेते हैं, उन भागों को माध्यम में डालते हैं। माध्यम में डालने के पश्चात जैसे ही वृद्धि करते हैं क्या बन जाता है, उनसे कैलस बन जाता है। फिर कैलस को, इसको हम काट के डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हमें ज़्यादा संख्या में पादप प्राप्त करने हो तब उस उत्तक को निकाल कर दोबारा क्या करते हैं, दूसरे माध्यम में डालते हैं, तो ये क्या होता है, नए पादप का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक विशेष तकनीकी थी। अब बात आती है हमारे पास ये कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्या कारण है। तो इसका कारण ये है कि एक तो हम क्या करते हैं कि यदि कोई बंजर भूमि है, उसमें यदि एक साथ अधिक पादप का निर्माण करना है, तो हम क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन तकनीकी के द्वारा वहाँ पर, या सूक्ष्म संवर्धन विधि के द्वारा कम समय में अधिक पादप उगा सकते हैं। दूसरी हमारे पास इसकी विशेषता आती है कि जो पादप ऐसे हुए हो जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, या अन्य किसी विधि के द्वारा नए पादप तैयार नहीं किए जाते हैं, उन पादपों का निर्माण हम किससे कर सकते हैं, उत्तक संवर्धन तकनीकी से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी हमारी बात यह आती है कि सजावटी पादप होते हैं, उन सजावटी पादपों का निर्माण हम किससे करते हैं, सूक्ष्म संवर्धन विधि के द्वारा ही क्या करते हैं, किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सूक्ष्म संवर्धन विधि की विशेषता ये भी होती है क्या, कि सबसे आधुनिक, अब वर्तमान में ये क्या है, आधुनिक विधि है, सबसे अधिक प्रचलित विधि है और कृत्रिम विधि है। तो आप लिखो यह विधि आधुनिक एवं कृत्रिम विधि है, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में सर्वप्रथम किसी पादप के जीव द्रव्य कोशिका उत्तक एवं अंगों को पादप से क्या करते हैं, पृथक करना पड़ेगा हमें। अंगों को पादप से
पृथक करते हैं। कर लिया? पृथक करने के उपरांत क्या करते हैं? विशेष प्रकार के माध्यम में क्या करते हैं? संवर्धित। पृथक किए गए भागों को उचित रासायनिक माध्यम में संवर्धित किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास माध्यम है, उस माध्यम में क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं। संवर्धित करने के पश्चात उत्तक कोशिका या उत्तक में वृद्धि होती है और जड़ों का निर्माण हो जाता है। क्या होगा? जड़ों का निर्माण होगा। तो उस संरचना को क्या कहते हैं? कैलस। कहा जाता है। अब इस कैलस को क्या करते हैं? इस परखनली से निकालकर या माध्यम से निकालकर क्या करते हैं? दूसरे माध्यम या भूमि पर क्या करते हैं? अंकुरित करते हैं। कैलस को उपयुक्त स्थान पर दबा दिया जाता है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये था हमारे पास, समझ गए? ये हमारे पास विधि थी। सीधी सी बात है, हमारे पास पादप का उत्तक भाग लेते हैं, परखनली में माध्यम डालते हैं, उस माध्यम में संवर्धित करते हैं। संवर्धित होते ही कैलस बन जाएगा। कैलस को निकाल कर मृदा में दबा देते हैं तो क्या होता है? एक नए पादप का क्या हो जाता है? निर्माण। और नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है? सूक्ष्म संवर्धन। इस विधि से हम क्या कर सकते हैं? कम समय में अधिक पादप तैयार कर सकते हैं। इसके तुम्हें उद्देश्य पूछे तो यह है कि एक तो कम समय में अधिक पादपों का निर्माण किया जाता है, एक जिन पादपों से बीज तैयार नहीं होते हैं उनसे सूक्ष्म संवर्धन से नए पादप तैयार किए जा सकते हैं। ये इसके क्या उपयोग। ठीक है, उदाहरण पूछे तुम्हें इसमें तो आर्किड पादप होते हैं और गुलदाउदी। तो उदाहरण लिख दो, जैसे आर्किड्स एवं गुलदाउदी। ठीक है, ये सजावटी पादप है। अब यहां पर लिखना है कि इस तकनीकी का उपयोग क्यों करते हैं।
तो लिख दो उपयोग। कम समय में आप अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, इस विधि के द्वारा कम समय में अधिक पादप तैयार किए जा सकते हैं। भाषा अपनी होनी चाहिए सेट, ठीक है। समझ में आने के पश्चात आप अपनी चाहे जैसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो कम समय में अधिक पादप तैयार करने के लिए। दूसरा कारण है हमारे पास जिन पादपों में बीज का निर्माण नहीं होता है, उनमें इसी विधि से पादप तैयार किए जाते हैं। समझ गए? एक क्या होता है, इससे सजावटी पादप तैयार किया जाता है। क्या होता है? सजावटी पादप। तो लिख दो तीसरा, सजावटी पादप तैयार करने में। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी? सूक्ष्म संवर्धन विधि थी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मिटा दूं? इस पार्ट में हमारे पास 4 ही पॉइंट थे। क्या थे? 4 पॉइंट थे, मुख्य थे। एक था असंजनन था। क्या था? असंजनन, जो हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमारे पास था अनिषेक बीज था, जो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके पश्चात तीसरा पॉइंट था हमारा सूक्ष्म संवर्धन था, उसे हम क्या करें, पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट हमारा। चौथा हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, इसका क्या है? लास्ट पॉइंट है वो है बहुभूरणता। क्या है? बहुभूरणता। तो अब हमारा जो लास्ट का पॉइंट अगला वो है बहुभूरणता। बहुभूरणता नाम से ही पता चल रहा है। क्या हो रहा है? नाम से। मैंने कहा था बायोलॉजी में यदि किसी शब्द का अर्थ नहीं आता है तो संधि विच्छेद कर लेना, आ जाएगा। सामान्यतः एक बीज में कितने भ्रूण होते हैं? एक। क्या होता है? हमारे पास ये एक बीज है, यहाँ पर क्या है? ये एक बीज है। आप इसे गेहूं का बीज मान लेते हैं इसे। इस पर यहाँ पर ये क्या है? भ्रूण है। एक बीज में एक ही भ्रूण होता है। ठीक है, परंतु कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उनके बीजांड में या उनके बीज में एक से अधिक क्या बन जाते हैं? भ्रूण। और जब एक से अधिक बीज में एक ही बीज में एक से अधिक बीज बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं उसे? बहुभ्रूणता। समझ गए? तो हमारे पास इसमें इसकी मैं कुछ बातें बताता हूं तुम्हें। एंटोनी वान लीवेनहुक था। कौन था?
एंटोनी वान लीवेनहोक। एंटोनी वान लीवेनहोक। इसने क्या किया था? संतरे के पादप में होक ने संतरे के पादप के बीजों में बहुभ्रूणता का अध्ययन किया था। ठीक है, एंटोनी वान लीवेनहोक। इसने संतरे के पादप के बीज लिए और उन बीजों को उगाया, उगाकर देखा तो एक बीज से क्या हो रहे थे, 2-3 पादप तैयार हो रहे थे। तो उसने देखा कि संतरे के पादप के बीज में 2-3 पादप तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसमें एक नहीं, एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, भ्रूण पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो था इसका। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। सीधी सी बात है, आपको लिखना है कि सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण उपस्थित होता है, परंतु यदि किसी पादप के एक बीज या एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। तो लिखो, परिभाषा लिखना होगी आपको। सामान्यतः एक बीज में एक ही भ्रूण उपस्थित होता है, परंतु कुछ पादपों के बीज अथवा बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं, क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। ठीक है, समझ गए। यानी हमारे पास एक बीज है, उस एक बीज में एक ही भ्रूण उपस्थित होता है, तभी एक बीज से एक ही पादप तैयार होता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं, उनके बीज में या उनके बीजांड में एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, भ्रूण पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। समझ गए। ऐसा किसमें होता है, क्या बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? मुख्यतः जो भी हमारे पास अनावर्त बीजी पादप है, सारे के सारे, उन सब अनावर्त बीजी पादपों में बहुभ्रूणता उसका मुख्य लक्षण है। क्या है, अनावर्त बीजी पादप होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो यहां पर लिख दूं, जैसे संतरा,
नींबू, तंबाकू, प्याज, ये सामान्य मुख्य पादप हैं। क्या है? नींबू है हमारे पास, ठीक है, जामुन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जामुन होता है, तंबाकू होता है, प्याज होता है। इन सब में क्या होती है? आदि पादप लगा देना यहाँ पर, आदि पादपों में बहुभूणता पाई जाती है। समझ गए? इसके अलावा क्या होता है? अनावर्त बीजी पादप होते हैं। ध्यान रखना, यहां पर नोट लगा के लिखना है इसे। क्या लिखना है? नोट लगा के, ठीक है। अनावर्त बीजी पादपों में सामान्यतः बहुभूणता पाई जाती है। समझ गए? इस बात को नोट करना है यहां पर। यानी जो भी आवर्त अनावर्त बीजी पादप होते हैं, साइकस होता है हमारे पास, स्पाइनस होता है, एफिड्रा होता है, ये सारे के सारे पादप कौन से हमारे पास? अनावर्त बीजी है। अनावर्त बीजी का मतलब समझ गए? यानी ऐसे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। मैंने पहले ही बताया था, संधि विच्छेद कर लिया करो। आवर्त बीजी, बीज के ऊपर आवरण, अनावर्त बीजी, बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। समझ गए? तो ये हमारे पास क्या हो गए? बहुभूणता। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है मुख्य, कि ये बहुभूणता उत्पन्न क्यों हो जाती है, क्या कारण है, बताना जरूरी होगा आपको, ठीक है। नहीं तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि बहुभूणता कैसे बन जाती है, ठीक है। तो बहुभूणता के कारण है, यहाँ लिखो बहुभूणता के कारण। पहला कारण देखना यहां पर, आपको पता है कि एक भ्रूण तो किससे बनता है? पढ़ते पढ़ते हम थक गए इस बात को, ठीक है ना। फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि किससे पढ़ रहे हैं, तो आप मेरे को बताओगे कि प्रथम भ्रूण किससे बनता है, ठीक है ना। कौन कौन सी संरचना बनती है, उससे क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण कौन बनाता है, कौन सी कोशिका बनाती है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मुख्य भ्रूण किससे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बहुभ्रूणता में भ्रूण कैसे कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को चित्र बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा पता है आपको? भ्रूणकोश का बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश में ये 3 कोशिकाएं और इधर भी क्या है? 3 कोशिकाएं, और ये बीच में क्या है हमारे पास? 2 कोशिका। हमारे पास ये कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। कौन सी कोशिका है ये? अंड कोशिका। इस अंड कोशिका से क्या होता है? भ्रूण का निर्माण। समझ गए? एक तो ये है। दूसरा हमारे पास पराग भ्रूण। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो भ्रूण होता है उसमें विभाजन हो जाता है, तो उससे 2 भ्रूण बन जाते हैं, तो पराग भ्रूण हो गया, ठीक है। तो बहुभ्रूणता के कारण लिखना हूं मैं यहाँ पर कि पराग भ्रूण में विदलन से क्या होता है? पराग भ्रूण में विदलन से। तो यहाँ पर लिखो पराग भ्रूण में विदलन की क्रिया से बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। एक कारण तो यह है, समझ गए।
यानी बहुभ्रूणता क्या होगी, पराग भ्रूण में विदलन की क्रिया से बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। एक मैंने आपको बताया था कि अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका है या अन्य कोई कोशिका है, वो भी क्या कर सकती है, भ्रूण का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एक ही बीजांड होता हमारे पास, उस बीजांड क्या, भ्रूण कोश, उस भ्रूण कोश की अन्य कोशिका होती है, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दो भ्रूण कोश की अन्य कोशिका के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी, यानी इसमें हम अंड कोशिका ले सकते हैं, इसके अलावा सहायक कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका है, इन किसी भी कोशिका से क्या हो सकता है, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। एक तो किससे हो जाएगा, अंड कोशिका से, इसके अलावा दूसरा और किसी कोशिका से भी हो जाता है, तो क्या कहलाएगा, वो बहुभ्रूणता में आ गया। तीसरा कारण है कि कभी कभी क्या होता है कि जो भ्रूण कोश है, उन भ्रूण कोश की संख्या की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, यानी बीजांड होता है हमारे पास, उस बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बन जाते हैं। जैसे हमारे पास एक बीजांड होता है, उस एक बीजांड में भ्रूण कोश कितने होते हैं, कोश नहीं, कोश कितने होते हैं, एक होता है। तो एक होगा तो उसमें अंड कोशिका कितनी होगी, एक, तो भ्रूण कितना बनेगा, एक। लेकिन यदि किसी बीजांड में क्या हो गए, एक से अधिक भ्रूण कोश बन गए, तो अंड कोशिका भी कितनी हो गई, ज्यादा हो गई, सहायक कोशिका भी कितनी हो गई, ज्यादा हो गई, तो भी क्या हो सकता है, बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। तो आप लिख दो एक बीजांड में एक से अधिक क्या बनने पर, एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है, तो क्या हो जाता है, बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। समझ गए, ये तीसरा कारण था। चौथा हमारे पास इसका जो कारण है वो ये है कि बीजांड होता है हमारे पास, क्या होता है, बीजांड। उस बीजांड की कोई भी बीजाणुद्भिद कोशिका, क्या, बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिका। अब आपको पता होना चाहिए कि बीजाणुद्भिद कोशिका का मतलब होता है 2n कोशिका। क्या होता है, 2n कोशिका। और बीजांड की जो हमारे पास 2n कोशिका होती है बीजाणुद्भिद, वो होती है बीजांडकाय एवं मातृ कोशिका है वो भी, और एक अध्यावरण भी। तो हम लिखेंगे कि बीजांडकाय की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं के द्वारा। चौथी बात लिखेंगे हम यहाँ पर, बीजांडकाय की बीजाणुद्भिद कोशिका के द्वारा बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। समझ गए, यह हमारे पास पॉइंट था आज का। ठीक है, बहुभ्रूणता समझ गए, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो बहुभ्रूणता कहलाती है।
सबसे पहले किसने बताया? एंटोनी वान लीवेनहोक ने। किस में बताया था? संतरे के पादप में खोजा था। उदाहरण है हमारे पास संतरा है, नींबू है, तंबाकू है आदि है। अनावर्त बीजी पादपों में सामान्यतः क्या होती है? बहुभूनता पाई जाती है। साइकस, स्पाइनस और एफिड्राइस के उदाहरण हैं। बहुभूनता के कारण किस किस से हो सकती है? पराग भ्रूण है हमारे पास, इस पराग भ्रूण में क्या? विदलन की क्रिया क्लीवेज से हो सकता है। भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं के द्वारा भ्रूण का निर्माण हो सकता है या बहुभ्रूणता हो सकती है। बीजांड काय में एक से अधिक क्या हो जाते हैं? भ्रूण कोश तो भी हो सकती है और बीजांड काय में बहुभ्रूणता। ठीक है, ये सारे के सारे कारण हैं। आज के लिए हमारा यही पॉइंट रहेगा। ठीक है ना? किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें समझ में नहीं आया है। नोट्स साथ साथ उतारते रहना। कोई समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर हमारे पास नोट्स नहीं पहुंच रहे हैं या अन्य किसी प्रकार कोई समस्या हो तो। ठीक है, जय हिंद।